नमस्कार। नर्मदेहर में शैलेंद्र पारे आज उपस्थित हूँ समाज की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो साइबर क्राइम रोकने में एक्सपर्ट है। जो मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। एक ऐसी समाज की विभूति, एक ऐसी समाज की लड़की, एक ऐसी समाज की ऊर्जा जो समाज का नाम देश में रोशन कर रही है। आज हम मोनाली गुहा से समझते हैं कैसे होता है साइबर क्राइम और कैसे रुका जा सकता है। क्या पहचान है साइबर क्राइम की? आइए मिलते हैं मोनाली गुहा से। नमस्कार, मेरा नाम मोनाली गुहा है और मैं एज अ साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट देश को अपनी सर्विसेज देती हूँ। बेसिकली मैं टेक्नोकिंग में एज अ टेक्निकल डायरेक्टर वर्किंग हूँ और साथ ही स्टेट पुलिस एकेडमी छत्तीसगढ़ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी छत्तीसगढ़ में साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनर भी हूँ। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि साइबर अपराध क्या होता है। तो अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसा अपराध जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके किया गया हो उसे हम साइबर अपराध कहेंगे। इसका शिकार कौन हो सकता है? सो बेसिकली आज के समय में इसका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर सीनियर सिटीजन्स हो, क्योंकि आज के समय में लगभग हर उम्र वर्ग के लोगों को साइबर अपराधी अपना शिकार बना रहे हैं। अलग अलग तरह के इन्होंने साइबर क्राइम की कुछ एक्टिविटीज की हुई हैं और लगातार उसे ये एज ए स्कैम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जिससे कि वो लगभग हर उम्र वर्ग के लोगों से कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट निकाल पाए। इसके बाद एक चीज ये आती है कि कोई पहचाने कैसे कि वो साइबर अपराध का शिकार हो चुका है। सो बेसिकली अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो साइबर अपराधों को हम 2-3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है मनी फ्रॉड या फिर इसे हम फाइनेंशियल फ्रॉड भी कहते हैं, कि यदि आपके बैंक खाते से पैसा या फिर आपका जो भी डिजिटल वॉलेट है उससे अगर कोई पैसे अपने आप कट गए जिसका ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है, तब हम कहेंगे कि वो एक ऑनलाइन मनी फ्रॉड है। और इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है फिर भी आपके पास ऐसा कोई अलर्ट मैसेज आता है या आप देखते हैं अचानक कि आपके खाते में पैसे कम हो गए हैं, तो आप समझ जाइए कि कुछ इस तरह से साइबर अपराध की घटना, फाइनेंशियल फ्रॉड की आपके साथ हुई है। इसके अलावा अगर हम ये देख लें कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर भी यदि आपका अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या आपके अकाउंट पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया गया जो आपने पोस्ट नहीं किया हो, या फिर कुछ भी ऐसी गतिविधि आपके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ हुई है जो आपने नहीं की है, तो आप समझ जाइए कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन पर यदि आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखाई दे जो कि आपको लगे कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो सकती है या कुछ आपको मैलिशियस दिखाई दे, जैसे मानकर चलिए कि सपोज आपने किसी से कोई बातचीत करी, वो बात आपने किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताई, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, या किसी को आपके बारे में कुछ ऐसा पता चल गया है जो सीक्रेट कन्वर्सेशन था, या किसी के पास आपके कोई स्क्रीनशॉट्स हैं या फिर वीडियोज हैं, तो वो सारी चीजें जो कि केवल आप तक ही लिमिटेड रहनी थी, यदि वो आपके डिवाइस से बाहर गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर आपका मोबाइल फोन या आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से तरीके हैं जिनसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। इसके बाद हम बात ये करेंगे कि इन सब चीजों से बचा कैसे जाए। तो सबसे जरूरी तो यही होता है कि जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमने ये देखा है, ये पाया है कि जितने भी साइबर अपराध अभी हो रहे हैं या पहले हुए हैं, मैक्सिमम केसेस में कहीं ना कहीं जो भी विक्टिम थे, जो भी शिकार हुए हैं साइबर अपराध का, कहीं ना कहीं उनके साइड से कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। किसी ने किसी चीज की सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कमी देखी गई है कि यदि अगर वो खुद को पूरे प्रॉपरली सिक्योर रखें, अगर वो खुद को अवेयर रखें किस किस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, अगर वो उनकी जानकारी रखें, अनजान लोगों के बातों में ना आए, अनजान लोगों के साथ अपना ओटीपी शेयर ना करें, तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिन्हें वाकई कम किया जा सकता है। तो मैं अपने अगर नजरिए की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें काफी हद तक यूजर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर
इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग, सोशल मीडिया और डिजिटल जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन हैं, इन सब का इस्तेमाल करने वाले यदि पूरी तरीके से अवेयर हो जाए तो बहुत हद तक साइबर अपराध को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब लोग उसके शिकार ही नहीं बनेंगे तो फिर अपराध कैसे होगा। इसके अलावा अगर हम बातचीत ये करें कि यदि आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो फिर आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही होता है कि यदि हमारे साथ कोई साइबर अपराध हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करें और इसकी शिकायत हम कहाँ पर करें। तो हम दोनों सवालों पर बातचीत करते हैं कि यदि आपके साथ साइबर अपराध हुआ है तो सबसे पहले आप एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे अगर तो आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स हैं तो आप उनको सामने रखें, या फिर आप चाहें तो कुछ अगर एसएमएस वगैरह आए हुए हैं या कोई वेबसाइट पर आपने कोई कंटेंट देखा हुआ है, कुछ भी ऐसा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले पाए या स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाए या आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए, वो आप जरूर रखें। इसके अलावा आप जितना जल्दी हो पाए, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो 24 घंटे के अंदर आप अपने नजदीकी थाने में कंप्लेंट करें। इसके अलावा जो भी संबंधित बैंक है वहां पर भी आप कंप्लेंट करें, क्योंकि यदि आप 24 घंटे के अंदर इस तरह के प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पैसे वापस आने की जो संभावना है काफी हद तक बढ़ जाती है। और इसके अलावा हम बात करें कि जैसे मान लीजिए सपोज अगर लॉकडाउन का समय है या आप थाने नहीं जा सकते, तो इसके अलावा आप अपने अपने एरिया की जो भी पुलिस स्टेशन है उनकी कहीं ना कहीं ऑनलाइन FIR की भी सर्विसेज रहती हैं। अगर आपका थाना आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है तो आप उसका जरूर इस्तेमाल करें। यदि अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री की साइट है www.cybercrime.gov.in, इस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। पर ध्यान ये रहे कि लोग अक्सर डरते हैं कि अगर हम शिकायत करेंगे तो कहीं उसका हमें कोई खामियाजा तो नहीं होगा। सुनकर बड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन लोगों के अक्सर ये सवाल होता है कि क्या पुलिस हमें बार बार बुलाएगी, क्या अगर मैं महिला हूं तो मुझे बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा या मुझे थाने जाना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम सवालों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कई बहुत बार ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशान किया जाएगा। नॉर्मली जो भी जानकारी पुलिस को जरूरी रहेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बस आपसे उतना ही पूछेंगे, उतना ही आपसे क्वेरी करेंगे। और महिलाओं के लिए भी मैं ये चीज कह दूं कि अगर आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह की समस्या में आपका नाम सामने आए या आपने जो शिकायत दर्ज करी है वो बाहर आए, तो आप पुलिस को स्पेशली इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हिडन FIR फाइल की जाए। और वो पूरी तरीके से इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका नाम सामने ना आए, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी टिप्स की जो कि हर एक यूजर को काम आएगी, चाहे हम डेली लाइफ में मोबाइल सिक्योरिटी की बात करें या सोशल मीडिया की सिक्योरिटी की बात करें या फिर किसी भी तरीके से इंटरनेट पर साइबर वर्ल्ड में कैसे सुरक्षित रहा जाए। सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सभी अपने जितने भी आपके पास डिजिटल डिवाइसेज हों, जितने भी मोबाइल फोन्स आप इस्तेमाल करते हो, आपको सभी डिवाइसेज में पेड एंटीवायरस यानी कि एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर करना है। उसका रीजन ये है कि जो वायरस आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में आता है वही वायरस आपके फोन पर भी आता है। लेकिन हमने काफी कुछ सर्वेस की हैं, उसमें ये पाया कि लगभग 95 to 97% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन पर एंटीवायरस का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, और यदि करते भी हैं तो फ्री एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपके फोन पर वायरस है। उसके लिए वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, ना ही वो उसको हटाएगा। तो जरूरी है कि आप एक परचेज्ड, एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। आप अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड के एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए ईयरली सब्सक्रिप्शंस आते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, आप जब तक की भी सर्विसेज इसके लिए लेना चाहें। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप हैं उसमें आप लगातार तकरीबन एटलीस्ट महीने में 2 से 3 बार आप अपना उसके लिए पासवर्ड चेंज करें, और रिपीटेड पासवर्ड ना रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई एक पासवर्ड है तो वही पासवर्ड जो आपने फेसबुक के लिए रखा है, कृपया वही पासवर्ड आप इंस्टाग्राम, जीमेल या किसी अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर ना रखें। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखें कि आपका जो पासवर्ड हो वो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग पासवर्ड यानी कि उसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो, उसमें आप न्यूमेरिक डिजिट्स का इस्तेमाल करें, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का इस्तेमाल करें, आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें जैसे कि हैश, स्पेस, कैरेट और स्टार, एस्ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल जरूर करें। कम से कम आप 8 से 15 कैरेक्टर्स तक आप अपना पासवर्ड बनाएं और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। कोशिश ये रहे कि आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना फोन या अपना लैपटॉप ना दें,
किसी अनजान व्यक्ति की कोई पेन ड्राइव या कोई भी इस तरह का डिजिटल डिवाइस अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप से कनेक्ट ना करें। किसी अन्य व्यक्ति के फोन पर या लैपटॉप पर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल अकाउंट्स वगैरह आप ओपन ना करें, लॉगिन ना करें। और खासतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए एक और जरूरी जानकारी कि आप अनजान लोगों से कॉल्स पर बात करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करके कहता है कि वो बैंक से बात कर रहा है या वो कोई केवाईसी एजेंट है या वो किसी पेंशन ऑफिस से बात कर रहा है, तो इस तरह की कॉल से आप बचने की कोशिश करें। ध्यान रहे आपको किसी भी तरह से अपने बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी उनके साथ साझा नहीं करनी है, ना ही आपको उनसे कोई ओटीपी शेयर करना है। यदि आप ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड शेयर कर देते हैं तो मानकर चलिए कि या तो आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने वाला है या फिर इसके अलावा आपके बैंकिंग के कोई ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। तो ध्यान रहे इस तरह से अगर आप इन चीजों की अगर आप सावधानी रखते हैं तो बहुत हद तक आप इस तरह के साइबर अपराधों से बच सकते हैं।